हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। आज हम अपना कंप्यूटर का जो टॉपिक करने वाले हैं ना, वो करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंप्यूटर आए होंगे, उनमें उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक रही होंगी जो फुलफिल, कुछ ऐसी भी हैं जिनको फुलफिल नहीं कर पाए होंगे वो। तो फिर क्या हुआ कि उनका एक्सटेंडेड वर्जन आया, और इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी आज हम जिन कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं ना, वहां तक पहुंचे हैं। तो पहले वाले कंप्यूटर्स में क्या कमियां थी या उनमें क्या क्या वो यूज करते थे, उन सब से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है उसके बारे में, ठीक है, कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कंप्यूटर्स कैसे थे, क्या क्या उनकी वर्किंग थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ना, वो स्टार्ट यानी कि बने थे 1946 से लेके 1954। देखो ये जो है ना, ये डेटा थोड़ा सा चेंज होता है, कहीं 46 है, कहीं 42 भी है, कहीं 44 भी है। इसी तरीके से यहाँ 54 भी है, कहीं 55 भी है, कहीं 56 भी है, इस तरीके से तो थोड़ा सा वेरी करता रहता है। चलिए वो हम अगर क्वेश्चन में आएंगे तो ऑप्शन उस टाइम पे देख करके करेक्ट है उसको टिक कर देंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ना, वो क्या यूज करते थे। देखिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, उनका जो साइज था वो बहुत बड़ा साइज था। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कमरे में एक कंप्यूटर सेट होता था। आप ये मान लीजिए इस तरीके से, इतना बड़ा। तो इतने बड़े कंप्यूटर पर काम करना भी बहुत टफ होगा। अब आजकल तो हम कंप्यूटर पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट बैठे और उसके बाद कीबोर्ड का यूज कर लिया, लेकिन उस टाइम जो कंप्यूटर्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, वो डायरेक्ट जो हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज है ना उसको नहीं समझते थे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, सबसे जो टफ काम था वो क्या था कि इस पर जो काम करेगा उसको इसी कंप्यूटर की ही लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी वो क्या थी, कंप्यूटर तो अब भी 0 और 1 पर ही काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स पर काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, और तब जाके हम कहीं काम कर पाते थे। अब इतने बड़े कंप्यूटर हैं तो इनको पावर सप्लाई की भी जरूरत होगी। अगर इनको हाई पावर सप्लाई की जरूरत होगी तो इनके जो आसपास का जो सराउंडिंग है वो भी, वहां भी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। और ये जो कंप्यूटर्स थे इनमें क्या यूज होता था, इनमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स आप इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जैसे जो बल्ब में फिलामेंट होता है ना वो, तो ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं फ्रेगल ग्लास, ठीक है। और ये जो है ये होता है फिलामेंट। हम बात कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स की, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, इसका जो बाहर का था ये फ्रेगल ग्लास होता था, ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है इस तरीके से, वो भी कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। एक बार हम इनको करते हैं कि क्या क्या ये था। ये देखो हमने देखा, तो हमने इसमें क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं। हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है ना, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसकी हमने क्या पढ़ी कि इसका साइज जो था वो बहुत ही ज्यादा होता था, यानी कि लार्ज तो इसका साइज होता था, ठीक है। उसके बाद में हमने सेकंड क्या पढ़ा कि इसको बहुत ज्यादा पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो हाई पावर इनमें यूज होती थी या हाई वोल्टेज यूज होती थी इनमें, ठीक है। उसके बाद में इनकी जो स्पीड है ना वो बहुत ही कम स्पीड थी, धीरे धीरे काम करते थे। तो जो स्पीड है वो क्या थी, स्लो स्पीड थी, बहुत ही धीरे इनकी स्पीड थी। और यानी कि अगर हम कहें कि इसकी स्पीड जो थी वो 10⁻³ सेकेंड थी, ठीक है। या फिर हम इसको ये क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि मिली सेकेंड में ये काम करता था, ठीक है। ये इसकी स्पीड हो गई। अब हम थोड़ा सा, और इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी इसके अंदर,
ठीक है। और जो लैंग्वेज इसमें यूज हुई वो क्या लैंग्वेज यूज हुई, मशीन लैंग्वेज। अभी मैंने बताया ना कि ये जो कंप्यूटर थे ये इन पर जब हम ऑपरेट करते थे ना, हमें पहले इस मशीन की यानी इस कंप्यूटर की, ये भी एक मशीन है, इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ती थी। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज। इनमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। अब देखो जो इतना बड़ा जो हमारा रोम के साइज का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। तो ऐसा तो है ना कि एक ही वैक्यूम ट्यूब, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। और अब देखिए अगर इसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब यूज होंगी और वो क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो अगर कोई एक भी वैक्यूम ट्यूब में डिफेक्ट हो गया तो ये काम करना बंद कर देता था अपना। तो ये तो बहुत कम, अब थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स है इसके अंदर और उनको हम चेक करेंगे कि भाई कौन सी वैक्यूम ट्यूब जो है खराब हुई जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये वर्क भी बहुत टफ हो गया। तो इस तरीके से सुधार की जरूरत हुई कि ऐसा अगला जो जनरेशन का एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए या इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि इसका थोड़ा साइज भी स्मॉल हो जाए, इसको जो पावर की जरूरत होती है वो भी थोड़ी कम यूज हो, इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, और उसके बाद में जो टाइम ये लेता था, स्पीड स्लो है तो टाइम ज्यादा लेगा ना, तो इसकी थोड़ी स्पीड कम हो जाए, तो यानी कि थोड़े से टाइम में ज्यादा काम परफॉर्म करें। और कुछ ना कुछ ऐसा कि वैक्यूम ट्यूब की जगह भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो इसकी चेक करने में ही चला जाएगा कि थाउजेंड्स वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही है, तो कहाँ पे डिफेक्ट हो गया, किस वजह से ये काम नहीं कर पा रहा। और लैंग्वेज भी, इस पे काम करने वाले को लैंग्वेज, तो उसमें भी कुछ सुधार होना था। तो इन सब को देखते हुए हमें जरूरत पड़ी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। इसमें देखो जो मेमोरी के लिए यूज होता था ना वो होता था मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम इसमें मेमोरी के स्टोरेज के लिए यूज होता था। तो ये सारा था हमारा फर्स्ट जनरेशन का। अब हम पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए, क्योंकि इनमें अमेंडमेंट तो होना ही था, चेंज तो होना ही था। नेक्स्ट जनरेशन आई, उसके बाद में नेक्स्ट जो जनरेशन आई हमारे पास में, अब फर्स्ट के बाद जो सेकंड आएगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो है हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। ठीक है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। अब वो कंप्यूटर 19 कहीं 54 आ जाए, कहीं 56 आ जाए, इस तरीके से। तो हमने यह भी पढ़ा कि 1954 तक, तो उसके बाद 55 में नेक्स्ट आ गए हमारे पास में, और ये कब तक थे हमारे पास में, 64 तक। यानी कि इस ड्यूरेशन में जो कंप्यूटर्स बने थे ना वो कंप्यूटर्स हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। ठीक है, तो अब जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है फर्स्ट वालों से। मैंने बताया कि उनका जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स थे ना उनका जो साइज होता था वो कमरे के जितना होता था, तो इनका जो साइज था वो उससे हाफ साइज हो गया था। ठीक है, यानी कि वो एक कमरे का था तो ये हाफ कमरे के बराबर, लेकिन साइज तो अब भी ज्यादा ही है ना। लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर थे उनके कंपेयर में इनका साइज थोड़ा सा स्मॉल था। बहुत स्मॉल तो नहीं कह सकते, आजकल तो हम देखते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप जो हैं वो एक डेस्कटॉप पे या इस तरीके से पोर्टेबल होते हैं, ये तो पोर्टेबल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक हाफ कमरे के जितना अगर कंप्यूटर है तो उसको हम कहाँ पे पोर्ट कराएं, कहाँ ले जा सकते, कहीं नहीं ले जा सकते। तो इस तरीके से जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए इनमें सबसे जो मेन जो चेंज हुआ था ना वो हुआ था ट्रांजिस्टर्स का। ठीक है, कि यहाँ इस सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। ठीक है, और इनकी स्पीड जो है वो उनकी स्पीड से ज्यादा थी, मोर स्पीड थी इनकी। ठीक है, किसके कंपेयर में, जो फर्स्ट जनरेशन थे उनके कंपेयर में। और जो साइज है वो भी थोड़ा सा स्मॉल हो गया था फर्स्ट के, अभी बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं हुआ है लेकिन फर्स्ट के कंपेयर में इनका जो साइज है वो थोड़ा स्मॉल हो गया था। अब ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिस्टर है ना ये थोड़े रग्ड यानी कि थोड़े से हार्ड होते थे। ऐसा नहीं कि एकदम से टूट जाए, उनकी तरह वैक्यूम ट्यूब की तरह सॉफ्ट नहीं थे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स थे, और उसके बाद में जो इनकी जो स्पीड थी वो स्पीड हाई हुई और वो हो गई अब 10⁻⁻⁶, क्योंकि पावर माइनस में हो रही है। ठीक है, तो वो उनकी जो थी स्पीड सेकेंड्स में कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये स्पीड इनकी थी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये माइक्रो सेकेंड में अब इनकी स्पीड हो गई थी। ठीक है,
उनकी मिली सेकेंड में थी, इनकी माइक्रो सेकेंड में स्पीड हो गई है। तो ये सब हमने पढ़ा। अब देखो जो उसमें जो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी ना, वो थाउजेंड्स वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। तो इसमें क्या हुआ ट्रांजिस्टर में कि इनमें तो पावर ज्यादा सप्लाई थी ना उसमें, तो इसमें जो पावर यूज होती थी वो जो वैक्यूम ट्यूब थी उसका 1/10 पावर, देखो उसका 10वां हिस्सा। पहले अगर 100 वाट की पावर यूज हो रही है तो इसमें 10 वोल्ट की होगी, यानी कि 1/10 उससे उसका 1/10 पार्ट इसमें पावर यूज हो रही थी। और इसकी जो स्पीड थी वो भी उससे ज्यादा हो गई थी, ठीक है, 10 टाइम्स ज्यादा हो गई थी उसकी स्पीड। तो ये हमने इसमें मेन पढ़ा। और उसके बाद में इसमें देखिए और क्या करते हैं हम, जो मेमोरी के लिए जो यूज होता था उसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था, इसमें मैग्नेटिक कोर जो है वो यूज होने लग गया, ठीक है, मैग्नेटिक कोर जो है वो यूज होने लग गया। उसके बाद में उसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। अब इस सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या हुआ कि मशीन लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ पड़ती थी यूजर्स के लिए, तो उस मशीन लैंग्वेज की जगह पर इसमें यूज होने लग गई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि कुछ कोड बना देते हैं। मान लो जैसे हमने लिखा ऐड, अब हम इसको समझ सकते हैं कि इस ऐड का यूज जो है ना वो किस में होगा, ऐड करने में होगा, एडिशन में होगा। तो एडिशन के लिए एक छोटा सा कोड बना दिया, क्या बना दिया, ऐड, ठीक है। तो इस तरीके सब्ट्रैक्शन करना है, घटा करनी है आगे, तो हमें उसके लिए हमने एक छोटा सा कोड बना दिया SUB, यानी सब्ट्रैक्ट करना है अब हमें। तो ये थोड़ा तो हमें समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। मशीन लैंग्वेज में तो इस तरीके से लिखा जाता था। अब भाई इसका मतलब हमें क्या पता क्या है, इसको तो मशीन समझेगी, लेकिन अगर मशीन पे काम करना है तो ये लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी। तो ये मशीन की लैंग्वेज थी। अब क्या हुआ कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है ना, ये यूजर्स के लिए बनाई गई थी कि भाई वो आसानी से अब इस पे थोड़ा काम कर सके। लेकिन कंप्यूटर तो अब भी इसी लैंग्वेज को, जो आज की जनरेशन के कंप्यूटर्स है ना, वो भी इन्हीं लैंग्वेज को यूज करते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज को यूज करते हैं, 0-1 को ही। अब असेंबली लैंग्वेज यूज करने लगे थे, लेकिन जो कंप्यूटर है उनमें कन्वर्टर यानी कि ट्रांसलेट करने वाला, जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हमें मान लो चाइनीज या जापानीज नहीं आती, तो एक बीच में मीडिएटर होता है जो उनके बातें सुनकर उसको कन्वर्ट करके हिंदी में हमें बता देता है या इंग्लिश में हमें बता देता है, और हमारी जो बातें हैं हिंदी या इंग्लिश की उसको कन्वर्ट करके उनकी लैंग्वेज जो जापानीज है या जो भी है उसमें तो उसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी कुछ ट्रांसलेटर्स यूज करते थे, करने लगे अब, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को तो कंप्यूटर समझेगा नहीं। तो असेंबली लैंग्वेज को वापस मशीन में, देखो ट्रांसलेटर का काम का क्या रहेगा कि असेंबली लैंग्वेज जो हमें अब थोड़ी समझ आ रही है उसको मशीन में बदलेगा, फिर मशीन उस पे अपना काम परफॉर्म करेगी और वापस से जो उसका आंसर आया मशीन लैंग्वेज में ही देगी, और वापस से ट्रांसलेटर उस मशीन लैंग्वेज को हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में ही उसका शो करेगा, आउटपुट जो है वो हमें असेंबली लैंग्वेज में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स थे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अभी भाई साइज इसका क्या है, हाफ कमरे के जितना है, तो ये पोर्टेबल नहीं है। अभी न्यू कुछ टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, कुछ और इसमें एडिशन होगा, और फिर क्या आ जाएंगे, सेकंड है तो सेकंड के बाद अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आ जाएंगे। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में देखिए अब क्या क्या होता है। अब हम करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। देखिए वो थे हमारे 64 तक, तो ये हम इसको 64 या 65 कुछ भी लिख सकते हैं, से थर्ड जनरेशन के है ना ये कंप्यूटर्स, तो इनको हम लिख सकते हैं 64 से 1971 के थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन कंप्यूटर्स में क्या क्या होता था भाई, उनका साइज जो था वो हाफ कमरे के साइज के बराबर था। अब थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनका साइज सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपेयर में और स्मॉल हो गया। हम ऐसा सपोज कर सकते हैं जैसे उसका हाफ था तो इसका और 1/4 हो गया पूरे रूम का, इस तरीके से। तो यानी कि इनका जो साइज है वो थोड़ा सा और स्मॉल हो गया। स्पीड जो है वो क्या हुई, उसमें और ज्यादा इनकी स्पीड हो गई, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। सेकंड में हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे।
अब थर्ड में हम पढ़ रहे हैं कि इस थर्ड जनरेशन में क्या आ गई थी, आईसी आ गई थी, जो सबसे मेन था थर्ड जनरेशन का। ठीक है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब नाम ही बता रहा है अपने आप में, इंटीग्रेटेड मतलब कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया। अब तभी तो इंटीग्रेटेड है। आईसी जो चिप यूज होती है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, कि एक ऐसा सर्किट बनाया गया जिस सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते थे। वो कंपोनेंट से मिलके एक आईसी बनती थी। मान लो ये एक आईसी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट इंटीग्रेट हुए, तो इसके अंदर क्या क्या हुए हमारे पास में, ट्रांजिस्टर लगा लो, ठीक है, कंडक्टर लगा लो, रजिस्टर्स लगा लो। इस तरीके से ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट इसके एक साथ इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, अलग अलग ना यूज करके। उसमें क्या था, ट्रांजिस्टर्स अलग अलग यूज होते थे, लेकिन इसमें सभी कंपोनेंट्स को कंबाइंड कर दिया। ठीक है, तो इनको जो अब क्या हुआ कि इनको सभी को इकट्ठा कर दे तो साइज तो छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है ना 64 से 71 के, उनमें सबसे मेन क्या बदलाव आया, आईसी का आया, इंटीग्रेटेड सर्किट का आया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या कर सकते हैं हम कि ये जो कंपोनेंट है ना, जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, वो कंपोनेंट की कुछ लिमिट होती थी। जैसे 10 से 20 कंपोनेंट एक आईसी पर यूज हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक लो लेवल के स्केल पर यूज हो रही है। ठीक है, तो लो लेवल के स्केल पर यूज हो रही है क्या, ये जो आईसी है वो। ठीक है, इस तरीके से फिर इसकी जो ये जो कंपोनेंट 10 से जो 20 के यूज हो रहे हैं ना, उसमें थोड़े से और लिमिट थी कि भाई जो 20 की बजाय अगर 1000 तक या 100 तक के एक आईसी पर इंटीग्रेट कर दे इन्हीं कंपोनेंट्स को, तो हम 20 से अगर 100 के ऊपर अगर कंपोनेंट उसमें यूज हो रहे थे ना, तो ये तो हमारा क्या था, स्मॉल लेवल पर था। ठीक है, तो उसके बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम लेवल पर, मीडियम स्केल पर। ठीक है, मीडियम स्केल पर, ये स्मॉल स्केल पर था, ये मीडियम स्केल पर यूज हो गया हमारे पास में। तो ये था आईसी का कंसेप्ट। उसके बाद में इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुई, मशीन लैंग्वेज हुई, जो बहुत ही टफ थी और यूजर्स को पहले समझ नहीं पड़ती थी। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ हमारे पास में, क्या आया सेकंड जनरेशन में, कि असेंबली लैंग्वेज आ गई, कि कुछ कोड के रूप में लैंग्वेज आ गई। अब जो ये थी, इसमें हमारे पास में जो है लो लेवल की लैंग्वेज में तो मशीन और असेंबली आते हैं, हाई लेवल की लैंग्वेज इसमें यूज होने लग गई थी। ठीक है, हाई लेवल की लैंग्वेज का मतलब जैसे हमारे पास में जो हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग, सी आ गई, C++ आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये लैंग्वेज आ गई, कोबोल आ गई। ठीक है, हमारे पास में फोर्ट्रान आ गई हमारे पास में। ये सब जो है ये थर्ड जनरेशन में यूज होने लग गए थे। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, देखो भाई स्पीड इसकी और हाई हो गई थी। स्पीड कितनी हो गई थी इस जनरेशन के कंप्यूटर्स की, 10⁻⁹ इसको सेकंड बोल दो, या फिर ये इक्वल होती है किसके, नैनो सेकंड की। यानी कि अब जो स्पीड है वो नैनो सेकंड में यूज होने लग गई। यानी कि वो उसके कंपेयर सबसे पहली जनरेशन में 10⁻³ थी। ठीक है, और उसके बाद में देखो कम होती जा रही है, माइनस में पावर है, फिर -6 में हुई उसकी सेकंड में, और थर्ड जनरेशन में जो स्पीड आई वो आई 10⁻⁹ यानी कि नैनो सेकंड में। ये हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। लेकिन भाई क्या है कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो ही रही है, इसके बाद और नई जनरेशन आई हमारे पास में। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ जनरेशन है हमारे पास में आएगी। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, यहां तक करते हैं। ठीक है, जो फोर्थ जो जनरेशन है इसमें क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में कब से कब तक थी, वो हमारी 71 तक थी।
तो ये 71 से लेके हम इसको 1980s तक मान सकते हैं। वैसे तो अभी भी हम इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अमेंडमेंट होने लग गए थे कि भाई हाँ अब यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है ना, उस पे काम स्टार्ट हो गया था कि भैया अब आर्टिफिशियल बेस्ड कंप्यूटर होंगे। आर्टिफिशियल बेस्ड का मतलब होता है कि जो जैसे हम महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं ना, उसी तरीके से जो हम कंप्यूटर्स बनाएंगे वो कंप्यूटर्स भी खुद की उनकी सेंसेशन पावर होगी। वो काम स्टार्ट हो गया था 1980s के बाद में, लेकिन फोर्थ जनरेशन में 1971 से जो 1980 के जो कंप्यूटर्स है ना, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, एक मिनट, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या हुआ था, 1971 से जो 80 में जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या था, जो सबसे मेन जो चेंज आया था वो आया कि अब माइक्रो प्रोसेसर आ गया था हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में इस जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हमारा आ गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या उनमें क्या होता है, देखो जो हम पढ़ते हैं सीपीयू जैसे वही उसी को ही माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसमें क्या आ गया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ गई थी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट आ गई थी। ये पूरा एक जो है वो चिप थी। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो चिप है उसमें ALU और CU माइक्रो प्रोसेसर पर, यानी कि अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो काम हम करते हैं और जो कंट्रोल करता है वो सारा आ गया था। इसकी में मेमोरी जो है वो अलग थी, मेमोरी यूनिट जो है वो इसमें स्टोरेज के लिए यूज होती थी। तो सबसे मेन जो चेंज था इस जनरेशन के कंप्यूटर में वो था माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ठीक है, उसके बाद इनमें जो लैंग्वेज थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लग गई थी, जो हाई लेवल जो अभी हम जैसे यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि अब पाइथन चल रही है। ठीक है, इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होने लग गई थी। अब इनका साइज की अगर हम बात करते हैं तो इनका साइज जो आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, यानी कि एक सिंपल जो एक डेस्क है उस पे कंप्यूटर फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर कौन से थे, जो डेस्कटॉप है, जो लैपटॉप वगैरह हैं, वो सारे कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में, यानी कि अभी अगर हम देखते हैं आजकल जब लैब में जो कंप्यूटर्स है ना वो सब इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। उनका साइज आप देखते हुए कि इतना सा होता है, उसको हम एक डेस्क पे एक बेंच पे फिट कर सकते हैं, तो वो कंप्यूटर। अब इनकी जो स्पीड है ना वो स्पीड पिको सेकंड्स में आ गई थी, यानी कि 10⁻⁻12 में पिको सेकंड्स में। ठीक है, और 10⁻⁻12 सेकंड्स को हम क्या कह सकते हैं, पिको सेकंड, यानी कि इनकी स्पीड अब फास्ट हो गई थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर से तो हम अवेयर हैं ही, क्योंकि अभी जो हम काम करते हैं वो इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स पर करते हैं। ठीक है, अब इनका जो कंपोनेंट की बात हमने इससे लास्ट में की थी ना, कि जैसे इसमें जो चिप है उसके ऊपर ALU और CU होता है, तो उस तरीके से उसमें 100 थी, इसमें अब थाउजेंड्स कंपोनेंट एक पर ही यूज होने लग गए हैं। ठीक है, एक चिप पर ही थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज होने लग गए हैं। तो अब भाई जब एक चिप पर 1000 कंपोनेंट्स यूज होंगे तो उसकी स्पीड तो ऑटोमेटिकली हाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो अब इनका जो यूज है वो कहां पर किया जाने लगा, उनका तो स्मॉल लेवल पर था और मीडियम लेवल पर था, अब इनका कहां पर होगा, लार्ज लेवल पर होगा। ठीक है, तो लार्ज स्केल पर और वेरी लार्ज स्केल पर इनका यूज होने लग गया। ठीक है, ये है हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में और देख लेते हैं हम थोड़ा सा। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर्स अभी देखो उनको हम 1971 से कई बार प्रेजेंट भी लिखा जाता है। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है ना उनमें कई बार 1971 से प्रेजेंट के कंप्यूटर भी पूछ लेता है कि ये कौन से कंप्यूटर्स हैं। तो ये सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, क्योंकि अभी हम फोर्थ जनरेशन के, फिफ्थ के तो अभी आए नहीं, अब वर्किंग में है। ठीक है, डेवलपमेंट फेज में चल रहे हैं। तो जो ये है हमारे पास में, ये है
फोर्थ जनरेशन के। और अब जो फिफ्थ जनरेशन है जिसके कंप्यूटर्स अभी इतना डेवलप नहीं हुए हैं, ये क्या कहेंगे कि ये जो है ना अभी है नहीं, ये डेवलपिंग फेज में चल रहे हैं अभी, ठीक है, अभी डेवलपिंग फेज में चल रहे हैं, यानी कि अभी ये बने नहीं है। तो देखो इसमें ये जो कंप्यूटर्स होंगे ना, इनमें क्या यूज होगा, इनमें यूज होगा एआई। एआई की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हम जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो तो नेचुरल है, ठीक है, लेकिन अब हम ऐसे कंप्यूटर बनाएंगे कि जिनकी जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल तरीके से बना के वो यूज कर सके, क्योंकि नेचुरल तो कंप्यूटर्स में हो नहीं सकती, नॉन लिविंग है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही है कि ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे जो खुद से सेंस कर सके, जैसे रोबोट्स वगैरह हैं, ठीक है, कि उनमें खुद में सेंस पावर आ जाए, वो खुद से। अभी तो क्या करते हैं, हम कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, हम उनको इनपुट कराते हैं कि भाई हमें ये काम परफॉर्म कराना है, तो वही कर देता है। आगे से ऐसे डेवलप किए जाएंगे कि जिनके पास खुद की सेंसेशन पावर होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे फिफ्थ जनरेशन के, इनके बारे में कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, ठीक है। वैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जिन कंप्यूटर्स के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस होगी, उनकी स्पीड या जो वर्किंग प्रोसेस है वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास थे 5 जनरेशन हमने पढ़ी है। सबसे जो पहली जनरेशन थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, कब आए थे वो, 1944 लगा लो, 45 लगा लो, 46 से लेके 1954 तक या 1956 तक, ठीक है, अलग अलग मिलेगा आप लोगों को सब जगह पर। वहां तक जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, स्पीड जो है वो बहुत ही कम स्पीड थी, जो साइज है वो बहुत ज्यादा साइज था, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब नहीं, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, इसलिए जो उनको मेंटेन करने का जो तरीका था वो बहुत टफ था। आसपास जो हीट है वो ज्यादा हो जाती थी, वहां पर कोई रुक नहीं सकता था, दूर थोड़ा उसके जो सराउंडिंग्स है वहां तक, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उनमें क्या हुआ, वो कब से कब तक थे, वो 1955 से लेके 1964 तक थे, और उनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, मैग्नेटिक ड्रम की जगह पर मैग्नेटिक कोर एज मेमोरी के लिए यूज हुई, ठीक है। ये सब सेकंड जनरेशन का था। स्पीड जो है वो मिली से माइक्रो सेकेंड्स में हो गई थी। उसके बाद में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमने क्या पढ़ा कि अब उनमें क्या यूज होने लग गया, ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट जो भी हैं, रजिस्टर्स वगैरह, कंडक्टर वगैरह, उनको सबको इंटीग्रेट कर दिया एक चिप के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। और उनका जो यूज होने लगा जो मिनिमम कह सकते हैं या लो लेवल पर, ठीक है, और उसके और मीडियम लेवल पर भी। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो 71 से लेके हमारे अब तक जो अभी हम यूज कर रहे हैं ना, वो कंप्यूटर्स जो है वो सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। और इनमें क्या यूज होने लग गया था, माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें क्या क्या यूनिट थी, ALU और CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो उस चिप पर होती थी, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट यूज होते थे। जो ये कंप्यूटर्स हैं फोर्थ जनरेशन के, वो उनका साइज बहुत स्मॉल होता, यानी कि वो एक डेस्क पे ही सिर्फ मतलब उनको रखा जा सकता था, तो इसलिए उनको कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, या जो लैपटॉप वगैरह हैं वो सारे, ठीक है। और उसके बाद में जो फिफ्थ जनरेशन क्या है वो अभी डेवलपिंग फेज में है। और एग्जांपल्स अगर हम सोच सकते हैं कि रोबोटिक्स वगैरह जो बनेंगे जिनके पास खुद के सेंसर्स एंड पावर होगी, आर्टिफिशियल बेस्ड जो कंप्यूटर होंगे वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होंगे। तो ये आज हमने की है कंप्यूटर की जनरेशंस। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।